नमस्कार भैया जी, कहिन में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह एक बार फिर हम यहां स्टूडियो से शुरू करेंगे। दरअसल सवाल यह है कि बहस बहुत हो रही है, लेकिन चिंता का जो सबब है, जो माथे पे पसीना ला रहा है, वो कुछ और है। वो वजह भी है जिसकी तरफ हम रुख करना चाहते हैं। आज आपको हम कोरोना वायरस का पूरा वो मैप दिखाना चाहते हैं जो चिंता के बादल लगातार ऊपर मंडरा रहे हैं और जिसकी वजह से चिंताएं लगातार घनी हो रही हैं। सबसे पहले हम आपको रुख करना चाहेंगे महाराष्ट्र का, और मैं आपको एक कोरोना वायरस का मैप हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं, वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की तरफ, और मुंबई का जो केस है और ठाणे का जो केस है, पुणे का जो केस है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मैप में वो लाना चाहूंगा। कोरोना के जो मामले हैं मुंबई में, वो 642 है मामले। आप देखिए 642, पुणे में 159 और 87 मामले। ये हॉटस्पॉट जो मुंबई में बना हुआ है, वो इलाका जो है, खासतौर से अगर हम वार्ड की बात करें तो ई साउथ में अगर बात करें, ई वार्ड है सबसे ज्यादा धारावी में। धारावी का मतलब यह है कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम इलाका। वहां पर जब केस मिले तो बहुत मुश्किल आने लगी। लोगों ने कहा कि यह मुश्किल में और बढ़ा सकती है। वर्ली का इलाका, प्रभा देवी, दादर, चिंचपोकली, रानीबाग, महालक्ष्मी, ये वो है, मालाबार हिल जैसा इलाका, ये वो हॉटस्पॉट जो मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं पीछे वाले मैप पे जाना चाहूंगा, जहां पे महाराष्ट्र का, जहां पे हम जिक्र कर रहे थे। ये वो इलाके हैं महाराष्ट्र के जिनको की लेकर बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है लगातार, और इसी को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है कि यहां पे लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन पूरा करना है, कंप्लीटली करना है। यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चिंता का कारण बना हुआ है, जिसकी तरफ अभी हम आपकी तरफ दिख रहे थे। हम तेलंगाना की तरफ भी चलेंगे, आप रुक करेंगे, हम तेलंगाना का भी रुक करेंगे। यह महाराष्ट्र का वो था। अब मैं तेलंगाना की तरफ रुक करना चाहूंगा। हैदराबाद 104, निजामाबाद 18, ये वो हॉटस्पॉट हैं जो चिंता। मैं आपको वही चीजें दिखा रहा हूं आज। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं, मैं बहस की तरफ में आऊंगा, लेकिन मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है। हैदराबाद 104, निजामाबाद 18, ये वो इलाके हैं। दिल्ली का जो हॉटस्पॉट है, दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन का एरिया, जहां पे तबलीगी जमात का वो ऑफिस था, वहां से तो खैर 17 राज्यों में फैल गए। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान, महाराजा अग्रसेन अस्पताल, पंजाबी बाग का इलाका, पौष इलाका माना जाता है दिल्ली का। ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा चिंता है और सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो कहे जा रहे हैं लॉकडाउन में, वहां पर सबसे। उत्तर प्रदेश में आज 13 जिलों का किया गया है, लेकिन मैं वहां पे आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली का जो बता रहा था, इसी तरह उत्तर प्रदेश में 343, आगरा के 62, नोएडा में 58 मामले हैं, 37 है मेरठ में, लखनऊ में 24 है, गाजियाबाद में 23 है। ये मामले हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ इन्हीं जगहों पर वो हॉटस्पॉट भी हैं जो कि सबसे ज्यादा चिंता का कारण लगातार बढ़ाए हुए हैं। और सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो लगातार इस परेशानी में बनी हुई हैं। ये वो थे मामले इनको लेकर। जी, हरियाणा का नूह के 38, मेवात का वो इलाका जहां पर तबलीगी जमात का जन्म हुआ, ये वही नूह का इलाका 38, पलवल में 28, फरीदाबाद में 28, गुरुग्राम में 20 कोरोना के मामले हैं। यही वो हॉटस्पॉट भी हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और चिंता का कारण लगातार बना हुआ है। कोरोना के अगर मध्य प्रदेश में बात करें, इंदौर 173, वो जो आपने वीडियो देखा होगा गली वाला जिसमें मारपीट का था, जी हाँ, इंदौर में 173 मामले, भोपाल में 91, कल भी कुछ केसेस आए थे भोपाल में आसपास के। तो कोरोना के ये मामले हैं। कोरोना के इन मामलों के साथ साथ ये जो हॉटस्पॉट हैं, यानी वो इलाका जहां सबसे ज्यादा कोरोना की मार है या कंसंट्रेशन है, वो इलाके सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए। गुजरात का अहमदाबाद 83, सूरत 23, वडोदरा 16, गुजरात में भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर चिंता लगातार बनी हुई। इसीलिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, बराबर इस बात की एनालिसिस हो रही है कि लॉकडाउन के जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाए या चरणों में खोला जाए, तो वो क्या हो, या हॉटस्पॉट को तो जैसे उत्तर प्रदेश ने किया कि पूरी तरह से उन्होंने बंद किया, वो उस टेक्निक पे चला जाए। इन तमाम सारे मामलों पर बातचीत हो रही है। ये गुजरात का था और ये
मुंबई का जो मैंने जहां से शुरुआत किया था, यहां से हमने शुरुआत की थी। मुंबई 642, पुणे में 159। पुणे का स्थिति बहुत नाजुक है, थाने में 87। ये सारे मामले। मैं बिल्कुल वक्त बगैर गवाए, असलम शेख साहब हमारे सामने पालक मंत्री हैं जो महाराष्ट्र के हैं, मौजूद हैं कुछ देर के लिए हमारे साथ। हमने उनसे समय मांगा है और मैं उनसे जानना भी चाहूंगा। असलम शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुनीता रेड्डी, इन्फेक्शस डिजीज के वहां से हैदराबाद से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम जो हमारे साथ आज आप हैं। असलम शेख साहब, आपका ये जो मामला था मुंबई वाला देखा हमने, लगातार ये कहा जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो कहीं नहीं मामला है, हालांकि बार बार इस बात का डिनायल हो रहा है, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब धारावी में केसेस आए तो लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ट्रेस ना कर पाए और स्थिति हाथ से निकल जाए। असलम शेख साहब, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई की जनसंख्या को देखते हुए अगर आप केसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि मुंबई शहर के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो केसेस क्यों हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं पे टेस्टिंग हुई है तो वो मुंबई शहर में हुई है। और मुंबई शहर में ही जो है झोपड़पट्टी का एरिया ज्यादा, इसके लिए सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थी। करीबन 12,500 के करीब हमने जो है वो टेस्टिंग की हुई है। यानी आप देखेंगे तो कई राज्यों में इतनी टेस्टिंग नहीं होगी जितनी जो है मुंबई शहर में हुई है। लेकिन मैं अगर असलम शेख साहब, मैं अगर आपसे सीधा सवाल पूछूं तो ये मैं कहूं कि स्थिति कंट्रोल में है और जो आने वाला हफ्ता है वहां पर हम ये मान लें कि पुणे में, नागपुर में भी, मैं क्योंकि आप एक तरह से सरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपॉइंटी हैं जो कि तमाम टास्क फोर्स को देख रहे हैं अपने पूरे राज्य में, तो मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूं मुंबई में भी आप स्थिति को कंट्रोल में रख लेंगे, कंट्रोल में आ जाएगी, या उस जगह पे आप कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं जो खासतौर से इस बात को, इस सवाल को जानना चाहते हैं। असलम शेख साहब जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपसे कि मुंबई में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा आपको पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि बाकी के राज्यों में पेशेंट कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूरे राज्य में मिलकर जो है वो पेशेंट्स की टेस्टिंग कम हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट्स आए हैं उसके अंदर ज्यादातर पेशेंट्स जो ठीक होके चले गए हैं, और जो पेशेंट्स की डेथ हुई है उसकी संख्या अगर आप देखेंगे तो उसमें जो मरने वालों की जो संख्या है वो ज्यादातर 60 से लेकर 70 साल की जो उम्र है उनकी है। और जो लास्ट यानी जो लास्ट जिनको पता चला कि भाई उन्हें कोविड हुआ है, वो जब आए हैं तो उनको ऑलरेडी उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है, ज्यादातर वो हार्ट के पेशेंट रहे या डायबिटीज रहे या हाइपरटेंशन के पेशेंट रहे, वो जब आए हैं तब ऐसी सिटीज में आए कि जब वो ऑलरेडी क्रिटिकल थे। वैसे अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिस्चार्ज जो है कम से कम 60 से ज्यादा लोग हो चुके हैं और मुंबई शहर के अंदर पूरी तैयारी है। आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाया, हमने जो हॉस्पिटल्स के अंदर ये रखा है, उसके अंदर अभी तक सिर्फ 25% ही हमारा यूसेज हुआ है। बाकी 75% हमारे पास अभी भी सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स हो, आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे जो भी करना हो वो सारी चीज के लिए हमारी पूरी तैयारी है। साथ ही साथ पुणे में जो बढ़ रहा है और ग्रामीण एरिया में जो जा रहा है उसके लिए भी जो सरकार ने है पूरी तैयारी करके रखी है। अगर ग्रामीण एरिया के अंदर वहां के अगर हॉस्पिटल अगर भर भी जाते हैं तो उसी एरिया के हमने जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो है सारे प्रोविजन करके रखा है। डॉक्टरों के साथ में भी हमारा संवाद कंटिन्यूसली चल रहा है और मुझे लगता है कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अंदर अभी स्थिति जो है उतनी हाथ से बाहर नहीं गई है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं धारवी को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्लम एरिया में पहुंचा तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे और लोगों के माथे पे पसीना आने लगा, घबराहट हुई धारवी को लेकर। देखिए, धारावी हो गया, मालवनी हो गया, गणपत पाटिल नगर हो गया, मुंबई शहर जो है वो 50% जो है स्लम एरिया में बटी हुई है और इसी के ऊपर ज्यादा फोकस जो है डे 1 से किया गया है। अभी हॉटस्पॉट का तो मसला अभी शुरू हुआ, लेकिन आपको बता दें कि मुंबई शहर में एक हफ्ता पहले से ही हमने जो एरिया सील किए थे वो एज गुड एज हॉटस्पॉट ही थे। हमने अगर पूरी बिल्डिंग अगर सील किया, अगर एक बिल्डिंग में एक पेशेंट आया तो हमने 4-4 बिल्डिंग जो है 20-20 वाले की उसको सील किए और उसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज था उसको पहुंचाने का काम भी उस अच्छे तरीके से किया। तो हमारी इस तरीके से पूरी तैयारी बिल्डिंग एरिया में तो है। स्लम का एरिया के अंदर बहुत ही गंभीरता के साथ काम करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा लोकेशन होता है, उसको सील करना पूरा का पूरा इतना इजी नहीं होता है। उसके बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, सारी स्थितियों को समझ रहा हूँ। देश ने पहली बार ऐसी समस्या देखी है, दुनिया एक पहली बार ऐसी समस्या से गुजर रही है। आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, जो आप कह रहे हैं
जनता आपको देख रही है, समझ रही है और ये चाहती है कि ऐसे मुश्किल हालात जल्दी से जल्दी दूर हों और आप उनको टैकल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मौजूद रहे और आपने ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं हम टैकल कर रहे हैं और आगे भी इसको बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन अब हम रुक करना चाहेंगे सीधे हैदराबाद, जहां पे डॉक्टर सुनीता रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुनीता, अभी आज खबर ज्यादा आ रही है कि खासतौर से तेलंगाना, हैदराबाद में जो केसेस हैं, हॉटस्पॉट हैं, वो बढ़ गए हैं और स्थिति अलार्मिंग है और इसको लेकर बहुत सारे लोग चिंता में भी हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और ये स्टेज 3 की तरफ तो कहीं नहीं आगे हम बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को बराबर इस सवाल पूछते रहते हैं कि हैदराबाद, तेलंगाना को लेकर आप इस सवाल को जवाब दें कि आखिर क्या स्थिति है वहाँ पर। डॉक्टर सुनीता रेड्डी। थैंक यू। आप अगर देखेंगे कि हैदराबाद में जो प्रॉब्लम है, ज्यादा टेस्ट डिटेक्ट, ज्यादा लोग कोविड से डिटेक्ट हो रहा है। If you look at what the problem, the actual situation, again the testing has increased. जो टेस्ट किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहा है। जो भी निजामुद्दीन से बाहर आ गया है उनका कॉन्टैक्ट्स का भी बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है और जिसको भी कहीं और का पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव निकला है उनका कॉन्टैक्ट्स बहुत मैसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज गोइंग ऑन एंड एवरी कॉन्टैक्ट इज बीइंग टेस्टेड। सो अगेन it's good so that we're able to that the identify all of this. Number of tests you have done is a huge number. तो इसकी वजह से ये जो टेस्ट कर रहे हैं आप, ये इसको लेकर आप कॉन्फिडेंट भी हैं और ये कह रहे हैं कि इससे हो सकता है कि नंबर आपने ज्यादा टेस्ट किए तो केसेस भी हो सकता है ज्यादा दिखे हो या आ रहे हो, ऐसा आप बता रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे ज्यादा डिटेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज गुड। वो जरूरी है कि वो डिटेक्ट होना चाहिए ताकि और स्प्रेड नहीं हो जाए। इफ यू डोंट टेस्ट नहीं करेगा तो डिटेक्ट नहीं होगा और दिस इज स्प्रेड हो जाएगा। So it is good that you're doing all the contact tracing and we're identifying these people and putting them in quarantine. And every person जो भी पॉजिटिव है उनका कॉन्टैक्ट सबको भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। So डॉक्टर सुनीता, ये भी लोगों ने पूछा, द पीपल आर आस्किंग हियर कि क्या तेलंगाना का जो है स्टेज 3 की तरफ तो नहीं कहीं मूव कर रहा है, तो ये आप उसको डिनाई कर रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं हम कंट्रोल में है या किस पोजीशन में है? Where do you stand? So if you have to tell that there is a community spread, हमें ये पता चलना चाहिए कि कहाँ से बीमारी आ गया है। Right. वो इंफॉर्मेशन अभी हमें जो भी टेस्ट हुआ है उनका एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद पता चलेगा। तो एक दो दिन में, कुछ दिन में पता चलेगा कि सबका कॉन्टैक्ट पता चला गया या किसी का कॉन्टैक्ट पता नहीं चला गया। So we'll just wait for another few days and we'll know what's happening exactly. Thank you, Dr. Reddy. Thank you, Dr. सुनीता रेड्डी। आपका ये कहना था कि अगर लोगों के बारे में पता चलना है, केसेस ट्रेस हो रहे हैं, उनकी हिस्ट्री पता चल रही है, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर जब ट्रैक नहीं होता है कि कहाँ से कोरोना इन्फेक्शन आया है, वो चीज़ जो है बहुत अलार्मिंग है और वो कहीं ना कहीं पता चलना ज़रूरी भी होता है और नहीं पता होता है तब मासेस के बारे में जाते हुए स्प्रेड की बात है या कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, वो वहाँ पे तब खड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये दोनों एक्सपर्ट थे जिनको कि मैंने आपसे बात कराया और हमने आपको कोरोना मैप भी दिखाया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से खबर आई वो ये थी कि 13 जिलों में कहाँ जो इन्होंने खासतौर से बंदी का ऐलान किया है, जिसमें आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज, सीतापुर, ये इलाके जो हैं उन्होंने लॉकडाउन की तरफ ये बढ़े हैं। लेकिन जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ, वो मैं उनसे आपका एक बार तारुफ कराना चाहूँगा। राजीव प्रताप रूडी साहब आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव झा आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे बढ़ूं इससे पहले मैं संजीव झा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं खासतौर से दिल्ली की स्थिति को लेकर, क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश ने तो टोटल लॉकडाउन की बात कही है, लेकिन आप क्या इस तरफ हैं? क्योंकि दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान जहां पे 6 केसेस, महाराजा अग्रसेन अस्पताल, पंजाबी बाग, वहां पे जो केसेस हैं, दिल्ली की क्या स्ट्रेटजी रहेगी ये जानना बहुत जरूरी। उसके बाद मैं सैयद यासिर की तरफ मुखातिब होता हूं। जी संजीव झा साहब। देखिए, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे विस्तार से बताया किस तरह से हम 5T पे काम कर रहे हैं। सबसे जो भी डॉक्टर बता रही थी, सबसे जरूरी है कि टेस्टिंग बहुत बड़ी संख्या में होनी चाहिए। लगभग 1 लाख लोगों को रैंडम टेस्ट करने की बात हम लोगों ने किया है। अलग अलग जगह हॉटस्पॉट, जो कुछ नाम आप बता रहे हैं, और भी जगह जहां से केसेस आ रहे हैं उनको हमने हॉटस्पॉट बनाया है। रैंडमली वहां हम टेस्ट करें। टेस्टिंग के बाद भी ट्रेसिंग बहुत जरूरी है कि जो आदमी अगर मान लीजिए पॉजिटिव पाए, उनको कितने लोगों के संपर्क में रहा। हर एक व्यक्ति का हम लोग मोबाइल ट्रेसिंग कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं, क्वारंटाइन में है कि नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको ठीक से जानकारी हो जाए। फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। देखिए, अभी हमारे पास लगभग 3000 बेड हमारे पास अभी अवेलेबल है। कोरोना पॉजिटिव केस अगर आते हैं तो 30,000 तक बढ़ा करके ले जाना है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हमें ये नहीं दिख रहा है कि कोई कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रही है। हमारी लगातार नजर इस पे बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। और ये तभी पता चलेगा जब बड़ी संख्या में टेस्टिंग करेंगे। आप जितनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग करेंगे उतने एक्यूरेट रिजल्ट आपके पास आएगा, जो साउथ कोरिया ने किया कि लगातार टेस्टिंग करके, ट्रेसिंग करके कम्युनिटी स्प्रेड के लिए मुझे लगता है कि टेस्टिंग जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये अभी आप कुछ देर पहले डॉक्टर मनीषा जो थी हैदराबाद से, डॉक्टर सुनीता, वो बोल रही थी, और वही बात यहाँ पर दिल्ली में भी बोली जा रही है। सैयद यासिर जिलानी साहब की तरफ मैं रुक करना चाहूंगा, उसके बाद राजीव प्रताप रूडी, राधिका खेड़ा की तरफ मैं आता हूं। जी मैं आ रहा हूं, आपका मैंने हाथ देख लिया, लेकिन कितना अफसोस हुआ इन तमाम सारी बातचीत के बीच में कि जो एक आंकड़ा आ रहा था, तो मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुन रहा था उससे पहले, और लगभग सारे लोगों की बात मैंने सुनी है। उसमें सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ केसेस आए उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन सब पॉजिटिव उसमें लिया जाता है, लेकिन आज मैं यूज इस्तेमाल कर रहा हूं नेगेटिव फ्रेम में, वो ये कि तबलीगी जमात ने सारा जो है पानी फेर दिया। और वो एक बहुत बड़ा कारण था, रीजन था, जो आज चाहे हैदराबाद की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। यासिर जिलानी साहब। देखिए, अभी डॉक्टर साहिबा ने और इससे पहले के प्रवक्ता ने सारी जो हेल्थ की एडवाइजरी है, जो सरकार काम कर रही है, जो होना चाहिए उस पर चर्चा करी। ये चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल। ये हिंदुस्तान का कोई भी जो नागरिक है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, वो इस वक्त बिल्कुल जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री है या सरकार है, या हमारे वजीर आजम की जो बार बार एडवाइजरी, 3 बार उनका सरकार के साथ संबोधन, ये सब भारत के लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरफ आपका इशारा है, वो आज भी यकीन माने कि आज भी जमात के लोग सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हालत इतनी खराब है, और आज जो अभी हमारे देश के वजीर आजम साहब जो विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, उसमें एक विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार जी ने जमात के ऊपर सवाल उठाया है। ये बात सामने आई है। तो आखिर किसका ये क्यों नहीं लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? कौन सवाल उठाएगा? मौलाना साद क्या आके सिर्फ ये कह देना कि मैं तो क्वारंटाइन हूं, मैं इस वक्त आइसोलेशन में हूं, मैं आपकी किसी तरह की कोई सहायता नहीं कर सकता? जो उनके लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो तमाम महाराष्ट्र से लेके कश्मीर तक तबाही मचा रहे हैं। आज हम यकीन मानिए कि इस कोविड-19 जैसी महामारी से, इस वबा से हम जीत सकते थे, और हम जीतने के कागार पे थे। लेकिन ये जो नंबर अचानक से आज 5000 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान से, और महाराष्ट्र में 1000 से ऊपर की जो छलांग लगाया है एक तरीके से, आप इसके एक जो जुर्म जिन लोगों ने किया है, आखिर वो क्यों नहीं आके सामने अपने बात को रख रहे हैं? राधिका खेड़ा मैं आया। राधिका खेड़ा, आज आदमी उनसे सवाल कर रहा है। राधिका खेड़ा। जी प्रतीक जी, बहुत देखिए, जैसे कि सरकार को सबसे पहले पता चलता है कि देश में क्या स्थिति है और क्या हालात है, और किस तरीके से हम कोरोना वायरस से असलियत में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात को सबसे अच्छे से जानते हैं, ना कि ऑपोजिशन पार्टी, ना यहाँ पे बैठे हुए हम प्रवक्ता, ना कोई चैनल के हेड। लेकिन आगे का फैसला क्या लेना है, वो भी जैसे हमने कहा, हमारे लीडर्स ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी पे छोड़ते हैं और सरकार को छोड़ते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझते हैं कि इस समय लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है कि क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत है। लेकिन
अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं। आज हमने देखा जैसे जब यूपी के चीफ मिनिस्टर ने आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया कि इन जगहों पे कर्फ्यू लगेगा, तो किस तरीके से लोग सड़कों पे आ गए, एक तरीके से डर और खौफ फैल गया। तो किस तरीके से इन चीजों से बचना है, क्योंकि लॉकडाउन का पूरा जो मैसेज है, जो जिस चीज के लिए हम लॉकडाउन कर रहे हैं वो डिफीट हो जाएगा अगर लोग सड़कों पे आ जाएंगे और ऐसे महामारी में लोग ऐसे सड़कों पे आ जाएंगे और डर और खौफ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7 चीजें जो बहुत जरूरी हैं। एक, हमारे हेल्थ वर्कर्स की समस्याएं जो हैं, मेडिकल स्टाफ को हेल्थ किट्स पहुंचना, पीपीई पहुंचना, उनकी स्वास्थ्य का बहुत, मैं बार बार कहती हूँ, पीपीई किट्स पहुंचना, उनका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स है। टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, दुगनी से ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि टेस्ट इनफ नहीं हो रहे हैं। लेबर की समस्या, दवाओं की सबसे ज्यादा लोग चीजें पहुंचे, चाहे वो आप देखेंगे इतनी कंपनीज है बड़ी बड़ी, नेस्ले हो, डाबर हो, उनका सामान नहीं बन पा रहा ताकि लोगों को सामान की कमी ना हो। अगर हम घर में बैठे हैं तो लोगों के अंत तक वो सामान पहुंचे, इसको सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसानों की समस्या है, मनरेगा वर्कर्स की समस्या है, हमारा जो रबी क्रॉप्स की समस्या है, चाहे हमारे और भी राज्यों को जिनको पैसा बकाया भी रह रहा था, जो जी देना पड़ेगा। और ये चीजों की दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते, जैसे हमने। राधिका, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आता हूं राधिका आपके पास। आवाज कट रही है आपकी। मैं सीधे रुक करना चाहूंगा लखनऊ। सैयद वकार साहब मौजूद हैं, उसके बाद मैं राजीव प्रताप के पास सारे जवाब के लिए आऊंगा। जी वकार साहब, प्रधानमंत्री तो सबके तरह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात सामाजिक आपातकाल के बराबर हैं, प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। जी नहीं सर, बहुत देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। यासर जरानी को मैं सुन रहा था, उन्होंने पूरा भाषण जो था वो अपना केंद्रित कर दिया जमात पर और मुसलमानों पर। देखिए, मुझे कोई किसी तरह से गुरेज नहीं है कि मैं सरकार के साथ हूं, सरकार के साथ था इस कठिन घड़ी में, इस सख्त घड़ी में। सरकार जो भी फैसले लेगी हम लोग उसका पालन करेंगे। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं पीछे हट रहा है सर। सर आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए। अरे देखिए, देश में इस वक्त करीब 5000 के आसपास कोरोना मरीज हैं। दीजिए एक इंसानियत, 5000 के आसपास कोरोना मरीज हैं। आप बेहुदा इंसान हैं, सुनिए मेरी बात। 5000 लोग हैं देश में, 1500 चिल्ला के अब देखिए, ये इनसे बड़ा बेहुदा कौन हो सकता है? ये इनसे बड़ा बेहुदा कौन हो सकता है? ये इस तरह की बात कर रहे हैं। 1500 जमाती हैं, 1500 जमाती हैं कहा जा रहा है। रोकना चाहिए। वकार साहब, भाषा की मर्यादा बनाएंगे। वकार साहब, भाषा की मर्यादा बनाएंगे। वकार साहब, भाषा की मर्यादा बनाएंगे। आप भी चुप रहिए। प्रतीक भाई, आपसे मुझे उम्मीद ये है तक जाने में मुझे देर नहीं मैं शांति से बैठा रहता हूँ। अगर बुलाना है तो बराबर के लोग बुलाया कीजिए, जिनके पास बराबर की अकल हो। आप बुला के बिठा लेते हैं। मैं तो पूरी बात सुन रहा था। अब इसी में वक्त खत्म हो जाएगा सर, फिर आप कह देंगे आपका वक्त खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ 5000 में से 1500 जमात के अंधे जो हैं, आपकी बात मान लेता हूँ। इनका नाम असीम वकार है, 3500 बचे से सब कुछ सीखा है। ये जो 3500 बचे, वकार साहब अपनी बात कहिए। आप बेकार में बहस में मत पड़िए। कैसा इंसान है वाली बहस में मत पड़िए। आप अपनी बात कहिए वकार साहब, अपनी बात कहिए। ये कैसा इंसान है? बोलिए वकार साहब, बोलिए वकार साहब, बोलिए वकार साहब, बोलिए वकार साहब, बोलिए वकार। सर मैं पूछ रहा हूं, 5000 में से 1500 जो हैं वो जमात वाले हैं, मैं आपकी बात माने लेता हूं। लेकिन ये 3500 जो हैं, इसमें 1500 बीजेपी वाले हैं, 1000 आरएसएस वाले हैं और 1000 बजरंग दल वाले हैं। इस पर आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से? आप अपनी बात कहिए। बात आप रखेंगे तो मैं 1500 मानने ले रहा हूं कि जमात की वजह से फैल गया। लेकिन अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो फिर आपको कहने का कोई हक नहीं कि 1500 जमात वाले हैं। और अगर 1500 जमात के बता रहे हैं आप, तो फिर आपको यह भी लाजिम हो जाता है बताना कि जो 3500 हैं वो कौन वाले हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। 3500 के बारे में तो आप बोल नहीं रहे, 1500 के पीछे आप पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है सर, उसने यहां भी देश में मुसलमान और हिंदू बांट दिया। अब जहां जहां मुसलमानों के खिलाफ शक की नजर से लोग देख रहे हैं और मुसलमानों को शक की नजर से देखने लगे। सर यहां तो कम से कम हिंदू मुसलमान ना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं राजीव प्रताप रूडी साहब। राजीव प्रताप रूडी साहब, ठीक है साहब, वकार साहब मैंने लिया। राजीव प्रताप रूडी साहब। हाँ, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि विजुअली
इस प्रकार की बातें जो देश भर के लोग सुन रहे होंगे वो बिल्कुल ही दुखी हो जाते होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि देश भर के लोग इन सब बातों को सुनने के लिए आपके टेलीविज़न चैनल के सामने बैठे होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो विषयों को रखा वो चुनौती है, और जो सरकार बाकी चीज़ों को देख रही है वो एसेंशियल सप्लाईज, लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, कहाँ तक होगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन, और जिसे कल एक भुलवाड़ा एग्जाम्पल कहा गया, रूथलेस कंटेनमेंट, तो शायद दक्षिण कोरिया ने इसका उपयोग किया। भारत में भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स है वो रूथलेस कंटेनमेंट। अब छोड़ दीजिए इस बात को कि जहाँ जहाँ रूथलेस कंटेनमेंट हुआ उनके कारणों के बारे में चर्चा और वो सब। अब तो स्थिति है कि हम सब और देश के प्रधानमंत्री ने जो बैठक की, बातों से जो विश्लेषण से लगता है कि स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता नहीं है कि आज स्थिति सामान्य है। तो चुनौती अभी भी सबके सामने है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए हम सबको थोड़ा धैर्य बरतना होगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर से थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लोगों को जानकारी हो गई है कि किस प्रकार के व्यवहार के कारण किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। रूडी भाई, और मुझे लगता है कि सब लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और सर मैं और इसमें कोई बहस करने की कोई जरूरत के साथ आपके बीच में आ रहा हूं राजीव प्रताप जी। जी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं सर कि मैं इतने दिन से टीवी पर नहीं आ रहा था, मैं सुन रहा था, बार बार जितने मरीज हैं उनमें किसी को नहीं बताया जा रहा है मुसलमान इतने, जमाती इतने, मुसलमान इतने, जमाती इतने। तो सर अगर जमाती इतने हैं तो जो बाकी बच्चे वो भी तो कहीं के होंगे। चैनल इस पर तो बोल नहीं रहा है, ना सरकार इस पर बोल रही कि जो बाकी बचे हुए हैं 3500 वो कौन वाले हैं? ठीक है, वो कहां से आए? नहीं, आपने कौन से ग्रुप के हैं? बहुत आपने अपने क्रिश्चियन ग्रुप के हैं, सरदार ग्रुप के हैं, का मतलब ये है सर पारसी ग्रुप के हैं, हिंदू ग्रुप के हैं, कौन से लोग हैं वो, कहां से आ रहे हैं वो? सर इस पे बोलने में तैयार नहीं है सर। ये बात मैं भी पॉलिटिशियन हूं, आपने अपनी बात को एक काउंटर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये चैनल वाले जो अंडा चला रहे हैं ये थोड़े से नए लोगों को लाके बिठा लेते हैं चैनल। आगे बढ़ते हैं, जो नए मुसलमान हैं, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं, अब उनको फंसा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे नजर डाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हैं। क्या आप मानते हैं कि इसमें हिंदू, हाँ नहीं, आपने अपनी बातें, आपने अपनी बातें रखती, आपने भी अपने ढंग से एक आर्गुमेंट बिल्डअप किया, तो वो सबने सुना और हम सब लोग सुन रहे हैं आपकी बात। अब आगे बढ़ते हैं इस विषय को लेकर के। अब ये इसी बीच में जो भी घटना हुई, किसी को चिन्हित किया गया, लोगों ने कहा सच्चाई है, बातें भी उभर के आई। अब हमें आगे बढ़ना है, और आज परिस्थिति हो गई कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलाओं में से 15 कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में चला गया। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की है तो स्थिति कहीं ना कहीं इन हॉटस्पॉट्स पर भीषण होती जा रही है, खराब होती जा रही है, और ये तिथि बढ़ाने की संभावना है। सरकार साथ साथ एक तो हम इस कोरोना से बचाव कैसे करें, बाहर कैसे निकले, और साथ साथ जहां इस प्रकार का लॉकडाउन की व्यवस्था, और लॉकडाउन तो सबके लिए है, कहीं अधिक कड़ाई की जा रही है, अधिक कड़ाई जहां की जाएगी वहां हाउस टू हाउस टेस्टिंग की व्यवस्था की जानी है, ताकि ये क्राउडिंग से जो भी जिलाओं का प्रभाव दिख रहा है जिन जिलाओं पर, उसको हम चिन्हित करके उसको बाहर निकले। तो सरकार कई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है, और मैं कह देना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश का, सब एक ही पन्ने पर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो आज की जरूरत है एक तो इस पूरे सोशल कंटामिनेशन जिसे हम कह रहे हैं, या सोशल इमरजेंसी जिसको कह रहे हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। जिन लोगों के पास प्रभावित है कोरोना से और जिनकी पहचान हो चुकी है, उनको इमीडिएटली ट्रैक डाउन करके उनको बाहर लाके उनका भी उपचार करना चाहिए, क्योंकि वो भी खतरे में है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे लिए एक एक जिंदगी बहुत प्रिय है और बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एक एक जान को बचाना है। तो जो लोग इस तरह से प्रभावित हैं, चाहे वो उस समाज के लोग हों या इस समाज के लोग हैं, हमें सबका जान बचाना है। इस काम में लगे हुए जो सोशल वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, या अब तो मुझे सबसे बड़ा संकट तो पुलिस वालों पर दिख रहा है, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा विलेन बनना पड़ेगा, उन्हें सबसे ज्यादा खराब बनना पड़ेगा, सबसे नेगेटिव समाचार उनके बारे में आएगा, क्योंकि वो कड़ाई करने का अब उन्हें निर्देश प्राप्त हो गया है। तो इन सब परिस्थितियों में फिर उसके बाद फूड सप्लाई चेन मेंटेन करना, वो ड्राइवर कहाँ से आएंगे, वो लॉजिस्टिक्स कहाँ आएंगे, किसानों को खेत से सामान पहुंचाना, मंडियों को चालू करना, मंडियों में जब किसान बोरा और अपने ट्रैक्टर से सामान लेके आएंगे, आप अनुमान कीजिए कि देश कितने बड़े संकट की तरफ बढ़ चुका है।
और ये हम बैठ के टेलीविजन चैनल में या आप अपने स्थान से इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। हम अधिक से अधिक कर सकते हैं कि हम एक वॉलंटियर हैं, हम अपने घर के बगल में अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी, और देश में लगभग 4 लाख या 5 लाख या 8 लाख कर्मचारी होंगे, उनके ऊपर कितना बड़ा दायित्व है। मुझे नहीं पता है कि आगे सरकारें, जो राज्य की सरकारें, उसका कैसे निदान करेंगी, लेकिन चुनौती बहुत बड़ा है। और मेरा आप लोगों से बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात आपने कही बहुत गंभीरता के साथ कही। सैयद असीम वकार साहब कुछ कह रहे थे, जब वो कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं टोकना नहीं चाहता था। राजीव प्रताप जी कुछ सरकार के कुछ पहलू को बताना चाह रहे थे, तो मैं सुनना चाह रहा था कि वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर चर्चा परिचर्चा को सुनते हैं। मेरे शो में ये खास बात है कि वो जरूर सुनी जाती है। और राजीव प्रताप जी क्योंकि बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, तो हर सवाल का जवाब दें वो जरूरी नहीं है। लेकिन सैयद वकार साहब सामने आपने कुछ कहा था, मुझे कहा था, इधर मीडिया के बारे में भी कहा, कुछ हमने कहा, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, 100% जवाब दूंगा। और मैं सूचना यह भी दूंगा आपको कि 1500 लोग जो थे उसमें कितने और थे जो थूक रहे थे। आप तो यह भी चाहते होंगे ना कि आपको यह भी बताया जाए कि कितने लोग थूक रहे थे, कितने लोगों ने पुलिस पर हमला किया, यह भी बताया जाए आपको। और मैं आपको यह भी आंकड़ा दे दूंगा, मैं आपको यह भी आंकड़ा दे दूंगा कि जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल जहां आपका इलाज हो रहा था, उसके बाहर आके आप क्या कर रहे थे, आप मलमूत्र कर रहे थे, इसका भी आंकड़ा आपको दूंगा मैं। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको यह भी आंकड़ा दे दूंगा। लेकिन मैं टोकना नहीं चाहता था राजीव प्रताप रूडी साहब को। सैयद यासिर जिलानी साहब, उसके बाद मैं आता हूं। सैयद यासिर जिलानी साहब जी, हाँ, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। सैयद यासिर जिलानी साहब। प्रतीक जी देखिए, एक तो सबसे पहले बदतमीजी की शुरुआत असीम वकार ने करी। मैं अपनी बात को रख रहा था, जब मैं रख रहा था तो मैंने इनको नहीं टारगेट किया था, ना इनकी पार्टी को किया था। मैंने जो हालात हैं भारत के और किन लोगों की वजह से हुए, उनसे मैं सरकार और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को यह अवगत कराना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। और जो जनमानस की इस वक्त एक नाराजगी है वो बताने की कोशिश कर रहा था। ये तो आप बात लेके आ गए। अब देखिए, हम अगर कोई जिद के ऊपर रैशनल सिचुएशन पे अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों के सामने हम आपके पास आ रहा हूं, मैं दोनों लोगों पे आऊंगा अभी। राजीव प्रताप रूडी साहब बीजेपी के सांसद हमारे साथ लगातार बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। सैयद यासिर जिलानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद असीम वकार साहब AIMIM से लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करना चाहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि बहस अच्छी हो, बेहतर हो, ना कि उन मुद्दों पे जाए जिसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आता हूं यासिर, मैं आता हूं, लेकिन मैं वकार साहब के पास पहले जाना चाहूंगा। वकार साहब। सर, मैंने इल्जामात किसी पे नहीं लगाए, खाली हमारी कौम को जो बदनाम किया जा रहा है मैंने उसका बचाव किया। तो इसको आप अदर वे में मत लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौम को कोई नहीं बदनाम कर रहा है। मैं आपकी बात को लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि कौम को कोई बदनाम कर रहा है। आप मुझे बताइए कौम को कैसे बदनाम किया जाए, कौम को कैसे बदनाम किया जा रहा है, कौन कौम को बदनाम कर रहा है? मैंने नहीं कर रहा है कौम को। मैंने सर, आपका ही अगला शो आने वाला है, उसमें चेक कर लीजिएगा। नहीं साहब, दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि नहीं, आप ये बताते हैं वकार साहब किसी पे खामखा इल्जाम लगाना, वकार साहब किसी पे खामखा इल्जाम लगाना बेहतर नहीं है। ये अच्छा नजरिया, अच्छी नजीर भी नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। आप किसी आदमी को खामखा के लिए कह कि वो साहब बदनाम करते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वसीम वकार साहब। सर मैं आपको अपने से 10-20 गुना ज्यादा अक्लमंद मानता हूं। मुझे पता है कि प्रतीक द्विवेदी जिस आदमी का नाम है वो बहुत ब्रिलियंट और अक्लमंद आदमी है, इशारा भी समझ जाते हैं। मैं आपसे खाली इतना गुजारिश की मैंने कि जब 5000 में 1500 जमाती की बात हो तो जो बचे हुए 3500 हैं उनकी भी जमात का नाम लेना जरूरी है। बताना पड़ेगा आपको ये बताना पड़ेगा कि बोरिस जॉनसन साहब जो क्वारंटाइन में है या उनकी जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव वाली, वो कौन सी जमात में गए थे, बताना पड़ेगा आपको कि कनिका कपूर बताना पड़ेगा। मैं आपको मुझे तब ये भी बताना पड़ेगा, मुझे सब 83,000 से ज्यादा लोग मर गए। मैं आ रहा हूं 83 राधिका में आ रहा हूं, दुनिया में मर गए। मुझे तब भी ये भी बताना पड़ेगा, बटावा है। मुझे तब ये भी बताना पड़ेगा कि हमें मिल के लड़ना है।
मुझे तब बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तबलीगी जमात से कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, मुझे ये भी बताना पड़ेगा। और मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल केसेस हैं जो बाहर से आ रहे थे, वो उनको ट्रैक किया गया। लेकिन आज जिस देश में मुहाने पे मुल्क ये खड़ा हो गया, वहां ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहां से कैसे कैसे केसेस इरप्ट हो रहे हैं। अब सुन लीजिए क्या हुआ ये, अब सुनिए, अब आप आए लाइन पर, अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गए। मैं लाइन पे आया या नहीं आया, देखिए जब मैं आपसे 12 गुना ज्यादा अकल रखता हूं तो ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं लाइन पे आया या नहीं आया। अब आप सुनेंगे, मैं जब बोलूंगा तब आप सुनेंगे, जब मैं आपको बुलाऊंगा ना तभी आप आएंगे। राधिका खेड़ा जी, सर रिक्वेस्ट, प्रतीक भाई जब मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स आई विल कम। देश में कदम बहुत देर से उठाया गया, अगर हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और ठीक है बोलिए हवाई सेवाएं बंद कर दी गई होती पहले ही, जिस वक्त पहले ही मालूम पड़ा था, तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में ये हालात ना होते इमरजेंसी ऐसे। प्रतीक जी ऐसा है कि ना देश में इसमें बहुत ब्रेन से प्लान बनाना होगा। राधिका एक मिनट, एक सेकंड, राधिका एक सेकंड या जी शुक्रिया वकार साहब। यासिर एक हिंदुस्तान के लोगों को आपके माध्यम से मैं ये क्लियर बता दूं कि जो तबलीगी जमात है, जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, तो तबलीगी जमात की जो पूरी तादाद है वो बेहद सीमित है। हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे सूफी खानकाहों में जो हमारे वलीउल्लाह लेटे हुए हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, और इस तरह के तमाम हुसैन टेकरी, जोगीपुरा और ऐसे सूफी संत जो हिंदुस्तान के हर 50-100 किलोमीटर के बाद इस भूमि पे, इस पवित्र भूमि पे वो यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये उनकी भूमि है और भारत के मुसलमान उनको मानते हैं। 98% जो मुसलमान हैं वो सूफी सेक्शन के मानने वाले हैं। जो जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपना पहला बयान दिया था, उसके बाद तमाम जो खानकाहें इशारों में समझ जाते हैं बात, समझे, वो समझ गए, वो आपकी बात इशारों में समझ गए। मुद्दे पे बात आएंगे, मुद्दे पे कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। राधिका खेड़ा मुसलमानों को लेके चलता है। राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, महामारी फैली हुई है देश में, सारा देश एकजुट होकर मिलकर लड़ रहा है अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। सब जैसे रूडी जी ने भी कहा कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, लेकिन कुछ लोग, जैसे हमने देखा AIMM के प्रवक्ता है, वो सिर्फ बांटने की भावना की बात करते हैं। और जिस तरीके से वकार जी बात कर रहे हैं, वो तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मुसलमान जो भाई बहन है हमारे, वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है, वो किसी और देश का हिस्सा है। अगर किसी सेक्शन ने कुछ गलती करी है और वो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी भी छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग आज घर के अंदर हैं, और जो हम फाइट लड़ रहे थे उसमें हम कई कोसों मील पीछे चले गए हैं, और लेकिन कोई भी उन्हें टारगेट नहीं कर रहा। हम बार बार कह रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, हम उन लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाहर आके मोमबत्ती जलाइए, बाहर आके ताली थाली बजाइए, लेकिन फिर भी उनकी बात के भी जो खिलाफ करके उनके अपने लोग भी आए, हम तो कहते हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई करिए। इस महामारी की लड़ाई में धर्म, जाति, कौन सी पार्टी, हिंदू, मुसलमान, महिला, आदमी, कुछ नहीं देखना चाहिए। सबको एक बराबर तोल के देखा जाएगा और सबको मिलके ये लड़ाई लड़नी है। तो बार बार ये बोलना कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ और देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी सबको हर चीज को पीछे छोड़ के साथ खड़ा होना है। जब कांग्रेस, बीजेपी सब साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको बार बार देश को बांटने की बात क्यों करनी है? क्या हम इन चीजों से उठ नहीं सकते? अगर हम बचेंगे तो बहुत जीवन पड़ा है इन चीजों के ऊपर लड़ने। सैयद असीम वकार साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि जब इस समय मुल्क की बात एक की है, एकता की बात हो रही है, तो इसमें अलग अलग बात करने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल सही सर। देखिए, मोहतरमा ने बहुत अच्छी बात की, मेरी बहन ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मोमबत्ती लेकर और थाली बजाकर और इकट्ठा खड़े हो गए आकर और सड़क पर जुलूस निकाल रहे हैं, वो भी गलत है सर, बिल्कुल गलत है, उसको भी कहना चाहिए। ठीक है, जो बाहर के झुंड आ गए वो तो गलत है। सर अफसोस इस बात का होता है, सर कि हर दाढ़ी वाले को एक ही नजर से देखा जा रहा है, हर टोपी वाले को एक ही नजर से देखा जा रहा है, जो कुर्ता पजामा पहने उसको एक ही नजर से देखा जा रहा है। अब तो सर एक आध वीडियो भी आ गया, एक आध वीडियो भी इस तरह का आ गया। सर मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये बहुत संकट की घड़ी है, ये पेंडेमिक है,
हम पूरी दुनिया में अपने को साबित करेंगे कि हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी ने हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। लेकिन सर अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो कैसे जीतेंगे? बिल्कुल नहीं तो आप जीतेंगे। हमें कहिएगा, हम आपको कहेंगे, या हो बिल्कुल सकता है नहीं, हम बचाव बिल्कुल कर नहीं जीतेंगे, लेकिन टारगेट नहीं कर रहा है कोई। हमको कोई टारगेट जीतना नहीं। है, अगर हमको कहीं जीतना है सर हमको जीतना है, हमको जीतना है। सुनिए सर, हमको जीतना है तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब कैलाश विजयवर्गीय ने कैसा स्टेटमेंट दिया सर कि जिन्होंने मोमबत्ती नहीं जलाई वो कौन लोग हैं? कोरोना फैलाने वाले। सर आपने तो पढ़ा होगा, जरा एक डिबेट इस पे भी कर लेते। और मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना वो लोग फैला रहे हैं जो मोमबत्ती जला रहे हैं, तो कैसा रहेगा? आप कहिए कि जो लोग मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, और मैं पलट के कह रहा हूं कि जिन्होंने मोमबत्ती जलाई कोरोना फैलाने के असली मुजरिम वो हैं। क्या कहिएगा इस पर आप? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने जलाई वो देश, जो जलाई वो देश के साथ खड़े हैं, उस एकता में खड़े हैं, उस भावना के साथ जुड़े हैं, उसी के साथ जुड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा राजीव प्रताप रूडी साहब। अच्छा, जिन्होंने नहीं जलाई वो देश के विरोध में खड़े हैं। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? कई बार वकार साहब ने बीच में एक सेंटेंस बोला था, मैं थोड़ा सा इसको, इस पूरे चर्चा को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करता हूं। प्रतीक जी, वकार साहब ने एक सेंटेंस कहा कि सरकार से गलती हुई। बीच बीच में थोड़ा सा ये इधर उधर भटक भी जाते हैं अपने विषयों पर, कोई बात नहीं, इतना चलता है टेलीविजन चैनल पर, हम सब स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा कि स्वदेश की सरकार को पहला दिन से ही ट्रैफिक बंद कर देना चाहिए। मैं सिर्फ छोटा सा आंकड़ा आप सबको बताना चाहूँगा कि 17 नवंबर 2019 में पहला कोविड केस वुहान में था, तो चाइना ने भी पूरा उस समय कोई ट्रैफिक पूरी बंदी नहीं की। भारत में 30 जनवरी को ये पहला केस केरला में आया। तो आपका सुझाव है कि 31 जनवरी से ही 24 घंटे के भीतर बिना किसी स्थिति को समझे हुए देश के हवाई जहाज़ों को बंद करना चाहिए। ये एक बहुत ही न्याय संगत तर्क नहीं होता है। देश की सरकार, राज्य की सरकार परिस्थितियों का आकलन करती है, दुनिया की स्थिति देखती है और तब निर्णय लिया जाता है, और इसी के लिए प्रशासन के लोग या देश के शासक उस पर निर्णय लेते हैं। तो थोड़ा सा जब भी कोई टिप्पणी कहिए तो पृष्ठभूमि भी देखने का प्रयास करना चाहिए। आप सब ये बात देखिए, वकार साहब, आप इस बात का जो आप रिएक्शन दे रहे हैं, हो सकता है आप ठीक है, 125 लगभग 225 to 30 बिलियन मुस्लिम से यहाँ रहते हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि भाई जायज है। देखिए, पहले तो हम कहेंगे कि जिन लोगों ने भी भाग लिया देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर, चाहे 22 तारीख को ढोल तसले बजा करके, थालियां बजा के अभिनंदन किया, वो तो उन लोगों के लिए पॉजिटिव। उस दिन भी वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके समाज के हैं, ये कहना कि इस देश में वो तमाम लोग नहीं हैं। यहाँ दूसरी बार भी जब दिए जलाए गए, मोमबत्ती जलाए गए, मेरी माँ ने आटे का दीप बना करके उसमें घी डाल करके जलाया, मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके समाज के भी लोग थे जिन लोगों ने भाग लिया। अब इसको बांटना और कहना उचित नहीं होगा, लेकिन एक बात, इस तथ्य को आप नकार नहीं सकते हैं कि एक स्थान पर आने वाले लोगों ने कुछ गैर जिम्मेवाराना हरकत किया, जिसके कारण ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई। और आज इसलिए स्थिति पर चर्चा इसलिए हो रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो आह्वान पर, जिन्हें बाहर आकर के अपने उपचार के लिए बाहर आ जाना चाहिए था, शायद अभी भी नहीं आए हैं। तो और उनके नेताओं ने भी इस बात का आह्वान नहीं किया, साद साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद वो अपील कर देते। और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं दुनिया भर के। तो आपका बात भी कहना ठीक है, लेकिन हम लोगों को आज क्या चर्चा करना? आज तो सबसे बड़ी चर्चा ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी विपक्ष के लोगों को बुला के उनकी राय जाननी चाहिए। राज्य सरकारों की राय जान चुके हैं और एक बड़ा मंतव्य उभर के आ रहा है कि कोरोना पर नियंत्रण हमें करने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। कब होगा, कैसा होगा, लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, टोटल लॉकडाउन होगा, पार्शियल लॉकडाउन होगा, या लॉकडाउन क्वारंटाइन होगा, या इंटरनेशनली हम लोग सिर्फ अपने आप को, भारत को अलग रखेंगे। बहुत सारे विषय हैं और इसमें सबसे बड़ा चुनौती है कि लॉजिस्टिक्स, इतने बड़े लोग जब काम पर नहीं जा रहे हैं तो इसका नया लॉजिस्टिक्स क्या होगा? घर पर बैठ करके काम करने वालों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, हेल्थ वर्कर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई अब ऑनलाइन शुरू हो गई, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, एसेंशियल सर्विस चाहे दूध पानी है, बहुत सारे सवाल आएंगे। और 125 करोड़ के लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना, मैं तो इसको सोचता हूं तो यहां तक कि हमारे गांव में किसी ने कहा कि साहब जो चूजे थे
और उनके दाने के अभाव के कारण उसने 10,000 उसके पक्षियां जो मुर्गे थे वो मर गए या उन्होंने बांट दिया। अब उसके पास पूरा पूंजी 10 या 12 लाख रुपया था, सब डूब गया। न जाने ऐसे हजारों हजार किसान होंगे, ऐसे छोटे छोटे लोग होंगे जो फूड चेन में काम कर रहे होंगे, जो दाना सप्लाई कर रहे होंगे, न जाने कैसे कैसे लोग कहां कहां फंसे होंगे। किन्हीं का वेतन बकाया होगा, किनका पैसा बकाया होगा, कोई पैसा अगर बेचेगा नहीं तो देने की स्थिति नहीं है। दिहाड़ी वाले लोग जो ठेला लगाते थे वो कैसे खाएंगे। हमारे कंट्रोल सेंटर में छपला का कंट्रोल रूम चलाता हूं, मेरे यहाँ पहले जो 60 से 70 से 80 कॉल आते हैं, 500 कॉल आ रहे हैं। ये बड़े सवाल है संजीव, मैं आपको शरीक करना चाहूंगा। संजीव जी, मैं बिल्कुल आपको शरीक करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने आज बात कही और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से देश के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियों, जिसका जिक्र राजीव प्रताप रूडी भी कर रहे थे, कि कैसे ये स्थितियां जो सामने आ रही हैं उनका सामना कैसे करना है, ये एक चुनौती है। साथ में सामाजिक ताना बाना भी जो है, जिसको लगातार चुनौती मिल रही है, उसका भी एक सिरा वो भी है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ना चाहेंगे। संजीव झा हमारे साथ लगातार बहस में मौजूद है। मैं माफी भी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पाया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी, मैं आ रहा हूं यासिर, मैं आता हूं आपके पास जी। संजीव देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये देश में गंभीर संकट है और गंभीर संकट का समाधान गंभीरता से ही होगा, और आप डिबेट को बहुत गंभीरता से चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज जो पूरे संकट के सबसे बड़े जो फ्रंट रनर हैं, फ्रंट वॉरियर, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो हैं डॉक्टर्स। आज देखिए, जगह जगह डॉक्टर्स को विक्टिम होना पड़ रहा है। हमने दिल्ली में हालांकि कोशिश की है। दिल्ली में एक और चुनौती थी कि जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे, वहां तरह तरह की उनको समस्या झेलना पड़ता था। उनके लिए अभी हम 5 स्टार होटल रहने की व्यवस्था किया है। दूसरा है पुलिस, जिसको कई बार जनता के एट्रोसिटी का शिकार होना पड़ता है। तीसरा, मुझे लगता है, जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो सीएम साहब ने हमारे से कल कहा भी, कि एक बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग के साथ साथ टीम वर्क की भी जरूरत है। जैसा बाकी सरकार भी, आज पूरा देश एक साथ होकर के काम कर रहा है और इसको एक साथ काम करने की जरूरत है आज, और इसमें किसी तरह की जाति धर्म के से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। आज मान लीजिए, हेल्थ बुलेटिन में जब हम कहते हैं कि मरकज में शामिल इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, इसका मतलब नहीं है किसी हम जमात को टारगेट कर रहे हैं। हमारा बस केवल इतना कहना है, इससे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। ये जो लोग पॉजिटिव थे, उनके संपर्क में जो लोग आए, उनसे पॉजिटिव हो रहा है, तो लोग पैनिक ना हो इसको लेकर के। तो इसीलिए इसमें कोई जमात या किसी कम्युनिटी को टारगेट करने की बात नहीं हो रही है। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में और कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे अगर आज ये लॉकडाउन हम लोग बढ़ाने की नौबत आती है, तो बाकी लोग उनके खाने की वजह से, अभी दिल्ली में लगभग 8 लाख लोगों को हम कुक फूड भेज रहे हैं, बाकी लोगों को रॉ फूड भेज रहे हैं। ये तमाम कोशिशें कि जो लोग यहाँ घर में बैठे हैं वो भूखा न रहें, अगर भूखा रहेंगे तो सड़क पे आ सकते हैं। मुझे लगता है ये तमाम तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। मैं रूडी जी को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातों, बहुत विस्तार से जो चुनौतियां हैं उनको सामने रखा, और मुझे लगता है सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन तमाम चुनौतियों पर नजर है। उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, उसके उपाय भी सब लोग ढूंढ रहे हैं। जब संकट का समय होता है तो मैं कतई नहीं मानता कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, मिलकर सबको प्रयास करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि सभी राज्यों ने इस लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और तभी सफलता मिलेगी भी, और तभी स्थितियां सामान्य हो भी पाएंगी। ये बात जिसका जिक्र कर रहे थे, और राजीव प्रताप जी ने तो बिल्कुल सही खाका खींचा कि कितनी उस चेन में जुड़े हुए लोग हैं जो दाना सप्लाई कर रहा है मुर्गी पालन केंद्र में, और उसके तमाम, एक उदाहरण दिया था उन्होंने, तो वो कितने लोग हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको तमाम हिस्से देखने पड़ेंगे। जी यासिर, मैं आ गया आपके पास। जी 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 प्रतीक जी, मांग मैं करना चाह रहा था। देखिए, अभी सवाल असीम वकार साहब ने सवाल मेरे ऊपर उठाया था, और वो भूल गए। उन्होंने बजरंग दल का नाम ले लिया, उन्होंने आरएसएस का नाम ले लिया, उन्होंने भाजपा का नाम ले लिया, लेकिन वो केजरीवाल साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने, जिन्होंने एफआईआर करने के लिए मौलाना साद के खिलाफ, अगर किसी पहले आदमी ने एफआईआर करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा। और आज उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया का बयान है कि हम किसी भी जमाती को नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने जिस तरीके से वो खुले में शौच कर रहे हैं द्वारका के अंदर, जिस तरीके से वो बदतमीजियां कर रहे हैं, जिस तरीके से गाजियाबाद के में उन्होंने अपने नर्सों के साथ जो मामला आया था, तो इस वक्त ये लोग मुंह के अंदर लड्डू लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी और उनकी पार्टी का मामला आ जाता है। फिर ये लगता है कि ये किसी मुसलमान ने अगर सवाल उठा दिया तो ये नया मुसलमान हो गया, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्टिव एमनेशिया के शिकार लोग हैं। इन्हें
इस तरह से सवाल नहीं करना, इन्हें अटैक करना है सिर्फ मौजूदा सरकार, इन्हें अटैक करना है बेवजह के आरएसएस। बिल्कुल बिल्कुल, संजीव आ रहा हूं मैं, संजीव आ रहा हूं मैं, आपके पास आ रहा हूं संजीव। पूछ लीजिए कि अगर आप बिल्कुल संजीव आ रहा है, असीम वकार साहब, अगर आप इस्लाम को जानते हैं तो बताइए कि सूरह रहमान इन्हें याद है कि नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे। पांचवा कलमा क्या होता है ये नहीं बता पाएंगे। ये जो बेसिक 5 अरकान है असीम वकार बता नहीं पाएंगे। लेकिन इनसे अगर सवाल कर दीजिए तो ये अल्लाह मियां के सिपाही बन के खड़े हो जाएंगे। और यासिर जिलानी ने अगर सवाल कर दिया तो ये गाली देते हैं, बेहुदा कह देते हैं नेशनल मीडिया के सामने। ये हिंदुस्तान देख रहा है और आप जैसे लोगों की कलई डेली खुल रही है, क्योंकि आप सिलेक्टिव होके सवाल करने से करते हैं और आप डरते हैं कि अगर आप जमात को फेवर नहीं करेंगे, जमात ने जी अब सुन लेते हैं असीम वकार साहब, सैयद असीम वकार साहब। भी लोग अपने घरों में छुपे बैठे हैं, ठीक है, इलाकों में बैठे हैं, अपने सूबों में बैठे हैं और बाहर निकल नहीं रहे। ये जो हमारा सारा नहीं प्रतीक जी, ये ठीक है, जलानी साहब, ठीक है, ये जो सारा का सारा कवायद है सरकार की, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने ठीक है वकार साहब, ठीक है, कर दिया। जलानी साहब, ठीक है वकार भाई, हम जीतेंगे ये जरूर हमें मालूम है, लेकिन इनकी हरकतों से, ठीक है जलानी साहब, जमात के लोगों की हरकतों से डे बाय डे, ठीक है जलानी साहब, हो गया वो बढ़ता जा रहा है। और इसे ठीक है जलानी साहब, हो गया, ठीक है, अपील नहीं करेंगे। यासिर जिलानी ने सवाल कर दिया तो ये सवाल करेंगे। जी वकार साहब, मैं आ रहा हूं, राधिका आ रहा हूं, मैं आपके पास आया था लेकिन टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ पाया। मैं आता हूं, राधिका आता हूं मैं। वकार साहब सर देखिए, मैं कोई प्रवक्ता जमात का नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आपका शो का वक्त लिमिटेड है, मैं 2 बातें भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं आम आवाम की तरफ से। बहुत बढ़िया। भारत सरकार की तरफ से ये अपील बार बार हो रही है कि ईएमआई जो है वो छोड़ दी जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो किराएदार हैं उनसे मकान मालिक जबरदस्ती किराया ना लें। ग्रोसरी बांट रहे हैं लोग, आटा दाल चावल बांट रहे हैं, तो ये बहुत आर्थिक संकट का भी समय आ गया है हमारे मुल्क में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। गुजारिश ये कर रहा हूं सर, मेरी गुजारिश ये है कि जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल, वो $20 प्रति बैरल पर आ गया है। तो अब तो लिल्लाह के वास्ते आप तेल का दाम घटा के 35 रुपए कर दीजिए, जनता को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और 1 महीने का बिजली का बिल पूरे हिंदुस्तान में सारी स्टेट फ्री कर दें, 1 महीने का बिजली बिल ना लें, कम से कम उससे ही थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिए तो जनता को राहत मिल जाए। सर, लोग घरों में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लोग जो डेली वेजेस वाले हैं वो काम नहीं कर रहे हैं सर, तो आप राशन नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, तो आप कम से कम 1 महीने का बिजली का बिल, सरकार काम कर रही है, सरकार की पेट्रोल काम कर रही है, सरकार के लोग काम कर रहे हैं। जी मैं आता हूं, राधिका आपके पास आता हूं, लेकिन सर मैंने अपनी अपील कर दी। मैं चाहता हूं राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं, आपने एक बार मौलाना साहब से अपील करिए, इंसाफ से। बिल्कुल राजीव प्रताप रूडी जी ने बात आपकी सुनी, वही जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, वही जवाब देंगे, राजीव प्रताप रूडी साहब जी जवाब देंगे। लेकिन संजीव झा कुछ कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के। जी संजीव झा, बहुत जल्दी शॉर्ट में, बिल्कुल सही, बहुत कम बोले संजीव झा। राजीव प्रताप रूडी साहब। जी साहब, ये बिल्कुल आपने अपने विवेक के अनुसार कहा कि सरकार को ये कदम होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जितना आप कह रहे हैं, और आज सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं देश के सामने। एक तो हर घर तक अनाज पहुंच जाए और कोई भूखा ना रहे, और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। संजीव मैं आ रहा हूं। संजीव कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मुझे आपके पास की वजह से राजीव जी के पास जाना पड़ा। मैं आता हूं आपके पास, संजीव आता हूं मैं संक्षिप्त में 2 मिनट में। सबसे बड़ी चुनौती आज क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बीमारी का सामना हम करें और इससे बाहर निकल के आए। वो नंबर 1 प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट को पूरी ताकत उसमें लगानी है। दूसरा है कि इस दौरान जब पूरी सब व्यवस्था रोक दी गई है तो कोई भूखा ना सोए, वो सबसे बड़ी चुनौती है। ये 2 चुनौतियों के बाद इससे उभरने वाली जितनी चुनौतियां हैं, क्या देना है नहीं देना है, कोई भूख से ना सोए, भूख में ना सोए, कोई बच्चा गरीब का भूखे ना सोए, और बीमारी से हम बाहर निकले। इस 2 चुनौतियों के इर्द गिर्द सरकार को जो भी निर्णय लेना है, देश के प्रधानमंत्री वो सभी निर्णय ले रहे हैं। जिस दिन उन्होंने देश के सामने 1,70,000 करोड़ का निर्णय लेकर के और पीडीएस सिस्टम तक खाने पहुंचाने की व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में की, बिजली का बिल माफ, हाँ नहीं, आप शायद भूल गए हैं कि हम सब कर रहे हैं, और सरकारें
नहीं, मैं सिर्फ आपके प्रश्नों का सिर्फ उत्तर दे रहा हूं। मैं कोई सरकार नहीं हूं, लेकिन जिस दिन 1,70,000 करोड़ की घोषणा की गई, सबसे पहले ये देखा गया कि हर घर तक राशन पहुंच जाए, खाने की भूख से कोई ना मरे, और अनाज पहुंच जाए। और दूसरा है कि इस लड़ाई में जो भी साथ हम पूरी भारत की सरकार और राज्य सरकार लगे हैं, चाहे वो पीपीई हो, किट्स हो, दवा हो, वेंटिलेटर हो, इसके बाद बाकी का रास्ता सरकार जरूर आपको बताएगी। संजीव झा, हम सब सरकार के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, ये जो एमआरएम के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कि किनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज मनीष जी ने कहा कि अगर क्वारंटाइन सेंटर हो या हॉस्पिटल हो, अगर कोई वहां किसी तरह की बदमाशी करता है तो उसको नहीं छोड़े। उन्होंने कोई जमात की बात नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात यही कहते हैं कि मौलाना शाद या जमात जो हुआ वो गलत हुआ, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। वही बात अगर सीएम साहब ने या सरकार ने कह दिया कि अगर दिल्ली सरकार के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति करने का वक्त नहीं है। जो कोई प्रवक्ता है उनसे भी निवेदन है, आज जैसा बाकी साथी अरुणी साहब कह रहे हैं, जरूरत यही है कि संकट से लड़ाई कैसे लड़ा जाए और कोई भूखा न रहे, इसके लिए कोशिश करे। और दिल्ली सरकार दोनों काम कर रही है। आप लोगों को ऊपर वाले के वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति से बाहर जाइए और इस कोरोना के संकट में जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबको मजबूत कीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं संजीव, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इसमें बाकी किसी बात पे जिसकी तरफ राजीव जी इशारा कर रहे थे कि सबसे पहली चीज है कि घर में चूल्हे पे रोटी मिल जाए, अनाज पहुंचे, सबसे पहली प्राथमिकता है गरीब के घर में, हर घर में। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त जो लॉकडाउन में है वो यही है और यही चिंता होनी चाहिए। और विपक्ष का ये काम है कि वो सवाल पूछे और ये सुनिश्चित कराए कि वहां तक हर घर तक ये पहुंच जाए। राधिका जी, आपकी बात को ही आगे लेकर जाऊंगी। इस समय जो महामारी का समय है, ये वक्त नहीं है और ना ही कोई धर्म, मैं जितना हर धर्म को जानती हूँ और समझती हूँ, जितनी मेरी समझ है, कोई धर्म, कोई भगवान, ना अल्लाह, ना जीसस क्राइस्ट ये सिखाते हैं कि किसी आपकी वजह से और किसी इंसान को और किसी मनुष्य को कोई भी तकलीफ हो। तो चाहे वो जमात वाले हो, चाहे वो लोग हो जो मशाल लेके बाहर सड़कों पे उतरे थे, ये किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है और ना ये तय करेंगे कि ये जाके और कितने लोगों को बीमार करेंगे। दूसरी बात, एक ऑपोजिशन के नाते हमारा ये धर्म बनता है सरकार पे चेक रखे कि वो अपना काम सही से कर रही है नहीं, और साथ ही साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसी स्थिति में उनका साथ दे। और मैं उम्मीद करती हूँ मीडिया भी, जिस तरीके से हम रोज देखते हैं, जिस तरीके की डिबेट हो रही है, इनसे बच के बल्कि सरकार पे और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे कि काला बाजारी कहाँ हो रही है। और धन्यवाद भी करती हूँ मैं मीडिया का, किस तरीके से वो इन चीजों को सामने ला रही है। जहाँ काला बाजारी हो रही है वहां तक हम पहुंच रहे हैं और उन चीज को रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये भी जहाँ पे छोटे छोटे गाँव में चेक्स की जरूरत है, और चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ सबको साथ मिलकर लड़ना है। जैसे मैंने कहा, बहुत समय है, अगर हम इससे बाहर निकल गए तो बहुत लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन सरकार से मेरा एक और निवेदन है, रूडी जी यहाँ बैठे हैं, कि जो आने वाली समस्याएं यहाँ पे नहीं खत्म होंगी। जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी होंगी, और जिस लॉकडाउन के बीच जो समस्या है, चाहे वो रोजगार की हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अब उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, खाना पहुंचाना और भी चीजें होती हैं, सब तक खाना कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे हमारी जरूरत की डेली नीड्स की चीजें, वो फैक्ट्रियां जहाँ पे वो बनती हैं दवाइयां, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे डाबर हो, नेस्ले हो, ऐसी और बिस्किट की कंपनियां हो, जहाँ पे प्रोडक्शन होनी है, वहां पे प्रोडक्शन कैसे सुनिश्चित की जाएगी, वहां तक लोग कैसे पहुंचेंगे, ये चीजों पे देखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज अ सिटीजन हम सबको सरकार के इस फैसले का साथ देना बहुत जरूरी है, अपने घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है, तभी हम इस मिल के लड़ाई से लड़ पाएंगे। बिल्कुल राधिका, होगा आपस में लड़ने की। बिल्कुल राधिका, आपने बिल्कुल सही बात कही। 62 मैं आ रहा हूं, यासिर मैं आ रहा हूं, 62 जिले हैं जो कोरोना की चपेट में हैं और देश के 80% केसेस इन 62 जिलों से ही आ रहे हैं। 62 जो जिले हैं वहां से 400 जिलों में कोरोना वायरस का असर नहीं है। अब सवाल यही है जिसकी तरफ राजीव प्रताप रूडी साहब जिक्र कर रहे थे कि जब जिसका आपने किया कि फेजेस में ये लॉकडाउन खोला जाए, या इन जिलों को जो हॉटस्पॉट बने उन्हीं को कंप्लीटली चॉकआउट करके उसको कंप्लीटली नेल किया जाए। ये तमाम सारे सवाल हैं और सर जैसा कि आपने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं और इसकी तरफ चर्चा नहीं की जा रही है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे ही हम 21 दिन पूरे होंगे, ये लॉकडाउन अगर बढ़ा तो उसके बीच में और खत्म हुआ उसके बाद, ये तमाम सारे सवाल हैं जो कि लगातार पूछे जाने चाहिए। राजीव जी, देखिए आप सब मुझे इस बात की खुशी है कि कई विस्फोटों के बाद हम सब सामान्य रूप से इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं और सबके बात अपने अपने तरीके से बहुत वाजिब है। और मैं समझता हूं, मैं थोड़ा सा अंत में ये कहना चाहूँगा
कि जब आपने कहा कि संघ, आरएसएस और बीजेपी वाले बाकी थे, अगर ये थे सचमुच वही थे जो आप कह रहे हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, कोई भाग के नहीं गया, कोई छिपा नहीं, वो सब लोगों ने डॉक्टर से उपचार कराया और देश की सरकार के साथ खड़े होकर करे। ठीक कहा आपने, ये सब बीजेपी वाले थे, संघ वाले थे, आरएसएस वाले थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर इनको आप उस दर्जे में डालना चाहते थे, लेकिन ये सब सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। मेरा आपके माध्यम से अपील है कि ये लोग जो अभी भी इस कीटाणु के साथ एक टाइम बॉम्ब की तरह घूम रहे हैं, उनसे उनके नेताओं की अपील होना चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा हो और उनका भी उपचार हो कि अगर वो देश के लोग हैं, देशवासी हैं, तो उनका भी उपचार हो जाए। और जो बड़ी समस्या भूख से कोई ना मरे और उपचार सबका हो, हम कोरोना से कैसे बाहर निकले और साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे हो, देश के प्रधानमंत्री इसकी चिंता कर रहे हैं। हम सब उनके साथ खड़े होकर इस काम को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे मोड पे आपने इस बहस को एक लाके लॉजिकली एंड पे खत्म किया है। मैं आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल फिर आपसे होगी मुलाकात ठीक 5:45 पे। भैया जी कहीं में आप बने रहिए हमारे साथ।